आज का पहला प्रश्न है, ठीक है, कि ट्रेकोमा से बचाव किया जा सकता है अपनी स्वच्छता आदतों से, उचित स्वच्छता से, स्वच्छ पानी तक पहुंच से, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी से। ट्रोकोमा जो होता है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है, जो मुख्य रूप से आंख और नाक, ठीक है, के संपर्क में आने से फैलता है। यह बैक्टीरिया कई दिनों तक सतह पर जीवित रह सकता है। जब आप लोग दूषित वस्तुओं या सतहों के संपर्क में आने के बाद अपनी आंख या नाक छूते हैं तो आसानी से फैलता है। ट्रेकोमा को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे कई चीजें शामिल हैं कि स्वच्छ आदतें हो गई, उचित स्वच्छता हो गया, साफ पानी हो गया, और एंटीबायोटिक्स हो गया, और ऑपरेशन हो गया। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कीट विज्ञान कीड़ों का अध्ययन, हेपेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, एनरोलॉजी एजिंग का अध्ययन, कॉलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन। तो इनमें से कितने युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर सभी चार? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दो युग्म जो हैं वो सुमेलित है, ठीक है। क्योंकि हिपेटोलॉजी जो है वो रक्त का अध्ययन नहीं है, हिपेटोलॉजी जो है वो लीवर का अध्ययन है, और आइनरोलॉजी जो है, ठीक है, आइनरोलॉजी जो है वो एजिंग का अध्ययन नहीं है, वो सपनों का अध्ययन है, ठीक है। इसलिए दो और तीन जो हैं वो सही नहीं है, एक और चार जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं और जीव के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई किंगडम या जगत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। मैं पहला दूसरा दोनों कथन सही है, क्योंकि किंगडम जैविक वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी है। यह कुछ सामान्य विशेषताओं वाले फाइला या डिवीजनों का एक समूह है। वर्तमान में 5 जगत है: एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा जो है इसमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें सबसे कम संगठित माना जाता है, और इस साम्राज्य के जीव कार्बन चक्र और नाइट्रोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्लाज्मा के संचरण का प्राथमिक तरीका है? वायु जनित बूंदे, मौखिक मार्ग, वेक्टर जनित संचरण, या फिर यौन संचरण? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वायु जनित बूंदे। क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो बैक्टीरिया युक्त छोटी बूंदें हवा में छोड़ी जा सकती हैं। कोई अन्य व्यक्ति इन हवाओं में सांस लेने या बैक्टीरिया से दूषित सतह को छूने या और फिर अपने चेहरे को छूने से संक्रमित हो सकता है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई के रूप में जाना जाता है और ल्यूकोप्लास्ट जड़ और भूमिगत तने में पाया जाता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण में शामिल हरे पौधों में पाए जाने वाले हरे वर्णक है, इसलिए इसे कोशिका की रसोई के रूप में जाने जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल और अन्य कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन ल्यूकोप्लास्ट से संबंधित है, यह रंगहीन होता है
भोजन को स्टार्च, वसा, प्रोटीन के रूप में संग्रहित करता है। यह जड़ और भूमिगत तने में पाया जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है कि पौधे और पशु कोशिका के संदर्भ में विचार करें कि पादप कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं जबकि जंतु कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। दूसरा कथन है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो हैं गलत हैं। क्योंकि पादप कोशिका जो है वो आकार में बड़ी होती है, जिसमें सेलुलोज और चिटिन से बनी कोशिका भित्ति मौजूद होती है। इसमें रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है, उसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। और जंतु कोशिका जो होती है वो आकार में छोटी होती है। जंतु कोशिका जो है वो आकार में छोटी होती है और कोशिका भित्ति और प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं और इनमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसलिए दोनों कथन जो हैं सही नहीं है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लोकप्रिय रूप में कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और यह कोशिकीय श्वसन का श्वसन स्थल है। और दूसरा है एक बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल रोग पूरी तरह से मां से विरासत में मिलते हैं, ना कि पिता से। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इसके दोनों कथन सही हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले बेलनाकार छड़ के आकार में गोल संरचनाएं होती हैं। यह कोशिकीय श्वसन का श्वसन स्थल है। इसी कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, इसलिए पहला कथन जो है सही है। माइटोकॉन्ड्रिया वह अंग है जिसमें गोलाकार रूप में डीएनए होता है और जानवरों में यह नाभिक के अलावा एकमात्र अंग होता है जिसमें डीएनए और जीन होते हैं। शुक्राणु में बहुत कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल जीन होते हैं, तो संतान में माइटोकॉन्ड्रियल जीन मां से विरासत में मिलते हैं। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल जीन दोष वाला पिता अपनी संतानों को रोग नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए ठीक है, इसके दोनों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि राइबोसोम गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियोलस में स्थित होते हैं और कोशिका झिल्ली कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक, कोशिका के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि कोशिका की झिल्ली कोशिका के चारों ओर से घेरे रहती है। पहला जो है राइबोसोम गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। राइबोसोम को साइटोप्लाज्म के भीतर तैरते हुए पाया जाता है। वह एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम से मुक्त अवस्था से जुड़े होते हैं, इसलिए पहला कथन गलत है। और कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका केंद्रक में नहीं होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ना कि न्यूक्लियोलस में, इसलिए तीसरा कथन गलत है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैर प्रोटीन युक्त है? डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक, लिगेज, राइबोजाइम या फिर लाइसोजाइम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार के आरएनए अणु होते हैं जो विशिष्ट दरार को उत्प्रेरित या स्वतः प्रेरित करते हैं। ये वायरस पौधों स्तनधारियों में पाए जाते हैं और आरएनए काटने वाले एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक जो है लाइसोजाइम प्रोटीन युक्त एंजाइम है जो प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि राइबोजाइम में के संरचनात्मक घटकों में आरएनए होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विभाजन की अवस्था नहीं है? प्रोफेज, अनाफेज, टेलीफेज या फिर इंटरफेज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन,
इंटरफेज। ठीक है, क्योंकि समसूत्री में 5 रूपात्मक रूप से अलग अलग चरण होते हैं, जिसमें प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। और प्रत्येक चरण में गुणसूत्र जो है इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो प्रोफेज होता है, प्रोमेटाफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। इंटरफेज शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद एकल जीन वर्णन करता है जो कई लक्षणों को प्रभावित करता है? पिलियोट्रोपिक, पॉलीजेनिक, मोनोजेनिक या विषम युग्मी जीव। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पिलियोट्रोपिक। पिलियोट्रोपी तब होता है जब एक जीन 2 या 2 से अधिक प्रतीत होने वाले असंबंधित फेनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित करता है। ऐसा जीन जो कई फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है उसे पिलियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, लाइकेन प्रमुख प्रदूषण सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, पारे का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड का। यदि हवा सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित होती है तो लाइकेन उस विशेष वातावरण में मर जाएंगे। औद्योगिकीकरण के युग के बाद से लाइकेन की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इसी गुण के कारण लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। इसलिए सही उत्तर है ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, उभयचरों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। कि उभयचर जो है वो गलफड़े, फेफड़े, त्वचा और बुकाफेरेंजियल झिल्ली के द्वारा भी श्वसन करते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सही है? पहला है कि निम्नलिखित में से पहला है कि वायरस को उनके आकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है वह बैक्टीरिया और कवक जैसी बीमारी का कारण बनते हैं। तीसरा है वह परजीवी और पुनरुत्पादन के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जो सारे तत्व जो हैं ऑप्शन है वो वायरस के बारे में पूर्णतः सही है। वायरस जो होते हैं सजीव निर्जीव दोनों के लक्षणों में होते हैं, इसलिए इन्हें सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस के अलग अलग प्रकार आकार होते हैं, उन्हें उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वह एक जीवित कोशिका या प्रपोषी कोशिका के अंदर सक्रिय हो जाते हैं। वह बैक्टीरिया व कवक जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। विषाणु जो है परजीवी होते हैं और उन्हें दोबारा जीवित होने के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके सभी कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हाइड्रोजन। क्योंकि जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है और हाइड्रोजन जो है जो लगभग सभी अम्लों में होता है विस्थापित होकर हाइड्रोजन गैस के रूप में वो मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेलियोबायोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेलियोबायोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है? पक्षी से, पर्यावरण से, जीवाश्म से या फिर पेशी से? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जीवाश्म से। पक्षी से जो है उसको ऑर्नियोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण से जो संबंधित है उसे इकोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म जो है उसका संबंध पेलियोलॉजी से है और पेशी का संबंध जो है वो मायोलॉजी से। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, हरगोविंद खुराना, जानकी अम्मार या फिर जगदीश चंद्र बोस? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बीरबल साहनी।
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान या जीवाश्मी विज्ञान वह विज्ञान होती है जो आदिम पौधे और जंतुओं के अश्मीभूत अवशेषों के द्वारा प्रकट भूगर्भिक युगों के जीवन की व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जो है वो जनक कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती हार्टिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती पोमोलॉजी। तो इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, यही सही है। क्योंकि फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं और फूलों फलों सब्जियों मसालों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसलिए सही आंसर जो है उसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मेसोजोइक सरीसृप के नाम से जाना जाता है? अजगर, ड्रैगन, फाइटोसोर, डायनासोर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डायनासोर। क्योंकि डायनासोर जो है विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाव्य में थे। पृथ्वी पर उल्कापात और गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने से डायनासोर सहित लगभग 76 प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है,